हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको 2019 में यूपी बोर्ड में जो पेपर आया था उसको सॉल्व करा रहा था, जिसका कोड 324 EI था, जिसके मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया था प्रश्न पत्र में? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक के पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया है। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया है। यदि हम ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 था, इस 4 का पार्ट था और 2 नंबर में ये पूछा गया था, प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? जब 2 कंडीशन दे रखी हो, इसमें 2 बातें हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो क्या है कि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। पहली बात तो यह है कि निकाले गई संख्या, जो कार्ड निकाला गया है, यानी हमारे पास 10 कार्ड हैं, उसको किसी एक बॉक्स में डाल दिया गया और बॉक्स में डालने पर उनको अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स कर दिया गया है और उसके बाद कहा गया है कि एक कार्ड निकाला गया। तो पहले तो कह रहा है कि कार्ड जो निकाला गया है वो 3 से अधिक हो, यानी उस पर संख्या कितनी हो, 3 से अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, वो संख्या कैसी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। इसमें 2 बातें हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग मान लेंगे और उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या कही गई कि 10 कार्ड थे जिस पर संख्या 1 से लेकर 10 तक डाल दी गई हैं और उनको एक बॉक्स में मिक्स करके डाल दिया गया है। और एक कार्ड यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडमली, अचानक से उसमें से एक कार्ड निकाला गया। तो पहली बात तो क्या है, वो कार्ड जो निकाला गया, पहली बात तो क्या होना चाहिए, 3 से बड़ी संख्या होनी चाहिए उस कार्ड पर, यानी उस कार्ड पर लिखी हुई संख्या 3 से अधिक होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जो कार्ड निकाला गया है वो सम संख्या वाला होना चाहिए। तो हमें 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशनें लेके चलनी है। प्रायिकता का एक फॉर्मूला है, कुल परिस्थितियाँ, यानी अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो अनुकूल परिस्थिति देखते हैं और कुल परिस्थितियाँ देखते हैं। तो पहले कुल परिस्थिति निकालते हैं। तो कुल परिस्थितियाँ क्या होंगी, यानी सबसे पहले कुल परिस्थितियों की बात करें तो कुल परिस्थितियाँ क्या हैं, 1 से लेकर 10 तक संख्याएं हमने ली हैं, किसी कार्ड पे डाली गई हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, कुल परिस्थितियाँ। इसको बोलते हैं प्रतिदर्श समिष्ट। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो प्रतिदर्श समिष्ट क्या होगा, प्रतिदर्श समिष्ट NS कितना आ जाएगा, NS होगा, कार्ड पे कितने नंबर डाले गए हैं, 1 से लेके 10 तक। तो प्रतिदर्श समिष्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हमारे पास टोटल डिब्बे में कार्ड पड़े हुए हैं जिसपे 1 से लेकर 10 तक नंबर डले हुए हैं। उसके बाद हमसे प्रायिकता किसकी पूछी गई है, हमसे प्रायिकता पूछी गई है इस संख्या के सम होने की प्रायिकता। जिसकी प्रायिकता पूछी गई है उसको मान लेते हैं A। तो जो A घटना है, इसमें 2 घटना है। तो पहली घटना क्या है, A घटना क्या है, A घटना है संख्या के सम होने की। A घटना क्या है, संख्या के सम होने की घटना है। A बराबर क्या है, संख्या के सम होने की घटना। तो सम होने की घटना के लिए सम संख्या कौन सी आएंगी, सम संख्या कौन कौन सी होंगी, तो A का जो मान निकलेगा वो क्या होगा, सम संख्या इसमें कौन कौन सी हैं, एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6, एक 8 और एक 10। ये इसमें सम संख्याएं हैं। अब इसकी निकालने में प्रोबेबिलिटी, सम संख्या होने की प्रायिकता। तो पहले क्या करना पड़ेगा, PA निकालें। तो PA क्या होगा, PA क्या होगा, यानी कुल परिस्थितियाँ तो कितनी होगी, सम संख्या आने की स्थितियाँ कितनी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5, 5 कंडीशन है जिसमें सम संख्या आ सकती है। तो 5 लिख देंगे ऊपर। टोटल कंडीशन कितनी थी, 1 2 3 4 10, यानी टोटल कंडीशन 10 हैं। तो इसका मतलब क्या है, सबसे ऊपर जो प्रायिकता सम संख्या होने की जो प्रायिकता होगी वो PA कितना आएगा, 1/2। हमसे पूछा गया है एक, और इसमें एक कंडीशन और दे रखी है। वो कंडीशन क्या है, इस बक्से से निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक हो। अब इसका प्रयोग करना है। तो PA मतलब सम संख्या होने की जो स्थिति थी वो कितनी हो सकती है, 1/2। अब कंडीशन क्या लगानी है दूसरी, जो B घटना है, B घटना क्या है, कार्ड पर संख्या 3 से अधिक हो। तो कार्ड पर संख्या 3 से अधिक, ये घटना क्या है, ये B घटना है, अधिक हो।
तो जब 3 से अधिक होगी तो इसका मतलब क्या है, बी का जो मान होगा कितना होगा, 3 से अधिक मतलब 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये संख्याएं हो सकती हैं। 4 से लेके 10 तक के बीच की, 4 से लेके 10 तक की संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि संख्या कैसी लेनी है, 3 से अधिक लेनी है। तब इसकी प्रायिकता निकालेंगे, यानी पी बी निकालेंगे। तो पी बी कितना हो जाएगा, पी बी का मतलब होगा अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी होगी, अनुकूल परिस्थितियाँ हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कुल परिस्थिति कितनी हो गई, कुल हैं 10। तो 7/10 हो जाएगा पी वी का मान। अब हमें निकालना क्या है, हमसे पूछा गया है, यानी जब निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक हो तो सम संख्या होने की प्रायिकता निकालनी है। तो हमें जो पूछा गया है, वो पूछा गया है पी ए अपॉन बी निकालना है। और पी ए अपॉन बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो लगाना है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले इसमें जो पी ए, उसका फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। यानी पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी वी। जो लिखा हुआ है, नीचे बी लिखा है तो पी वी आएगा, नीचे ए होता तो पी ए आता। अब हमारे पास पी ए की वैल्यू आ गई, पी बी की वैल्यू आ गई। अब पी इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालें। तो जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी होगी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू देखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकलेगी, ए का मान कितना है, ए का मान ये वाला है, बी का मान कितना है, बी का मान ये वाला है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, सेम सेम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 लिख लेंगे, 6 इसमें है, 6 लिखेंगे, और 8 है, 8 लिखेंगे, और 10 है तो 10 लिखेंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो पी ए इंटरसेक्शन जब बी निकालेंगे तो कुल परिस्थितियाँ तो इसमें भी 10 की 10 ही रहेंगी। अनुकूल परिस्थिति कितनी हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4। तो इसे काट के 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा 2/5। तो इस तरह से हमारे पास जिसकी वैल्यू हमें चाहिए थी वो वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, केवल इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ से किस की वैल्यू निकल आई, हमारे पास P प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकल आया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकल के आया है 7/10, और P A इंटरसेक्शन V निकल के आया है 2/5। ये वैल्यू यहाँ से निकल के आई हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P A इंटरसेक्शन B, P A अपॉन B बराबर P A इंटरसेक्शन B, और यहाँ पर पी वी, इसका मान लगा देते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना था, 2/5 है, और पी वी का मान है 7/10। सॉल्व कर लेंगे तो 2/5, 10 पहुँचेगा ऊपर, नीचे आ जाएंगे 2, 10 पहुँचा ऊपर, नीचे आ गए 7। तो 5 से कट गए 2 बार, तो 2 2 या 4/7। तो 4/7 इसका क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। कैसी प्रोबेबिलिटी, जिसके संख्या के 3 से बड़े होने की और सम होने की। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा, क्या प्रायिकता होगी, 4/7। 4/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें ये देखना था कि कौन कौन सी कंडीशन है, उन कंडीशनों के अनुसार हमें शर्तें बनानी थी, प्रोबेबिलिटी देखनी थी और फॉर्मूला यूज़ करना था। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का गा वाला पार्ट क्या आया था। P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1 - x/3, 7y/14/2p, z - 3/2 और परस्पर लंब हों। तो P का मान निकालना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तो 2 नंबर में पूछा गया है, लेकिन कभी कभी यही क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 रेखाएं दे रखी हैं, तो रेखाओं को पहले उनके मानक रूप में लिखना पड़ेगा। तो पहली रेखा जो दे रखी है, सॉल्व करते हैं। रेखा 1 - kx/3 बराबर 7y - 14/2p और बराबर में z - 3/2 को मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखने पर, जब तक मानक रूप में नहीं होगा तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो मानक रूप क्या होता है, मानक रूप होता है x - के x1/a, y - के y1/b और z - के z1/c। ये मानक रूप है, ये हमें यहाँ पर लगाना है। तो देखिए मानक रूप में लिखेंगे यहाँ से, तो ये x - के x होना चाहिए, x - के x बनाना चाहिए। यहाँ लिख रहा है 7 - के, पहले से लिखते हैं, 1 - के x दे रखा है, तो आना चाहिए था
एक्स पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, तो यहाँ से क्या करेंगे माइनस के एक्स कॉमन ले लो बाहर, तो माइनस के एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस की जब वन माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये हो गया और अपन में आ जाएंगे 3। ऐसे ही यहाँ से यहाँ दे रखा है 7y, होना चाहिए केवल अकेला y, इसके साथ कोई गुणांक में नहीं होना चाहिए, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बचेगा y और यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन में 2p आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से z माइनस के 3 ये तो सही है, z माइनस z1 की फॉर्म में ही है, तो इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हमें रखना है केवल x माइनस x1 के रूप में, तो x माइनस x1 इसके नीचे लगा लेते हैं माइनस के 3 नेगेटिव में। इसी तरह से y माइनस के 2 ऐसे रखेंगे, अब y माइनस के y1 चाहिए और जो 7 है उसको इसके अपॉन में ले आते हैं 2p अपॉन 7। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यही संख्या हमारी हमें दिखेगी। z माइनस के 3 इसको लिख लेते हैं 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट हमारा मानक रूप में हमने रेखा को लिख लिया है। अब रेखा 2 को करते हैं, रेखा जो सेकंड दे रखी है उसको मानक रूप में लिखेंगे, रेखा 7 माइनस के 7x अपॉन में 3p बराबर y माइनस के 5 अपॉन में 1 और 6 माइनस के z अपॉन 5 को मानक रूप में लिखने पर अब इसको मानक रूप में लिखें, y माइनस के y1 z माइनस z1 x माइनस x1 के रूप में लिखना है। जब इसको लिखेंगे तो हमें चाहिए 7, तो पहले तो 7 कॉमन ले लेते हैं, ये पॉजिटिव भी चाहिए तो माइनस के 7 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस के 7 कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन में दे रखा है 3p। इसी तरह से यहाँ y माइनस के 5 है तो ये तो मानक रूप में ही है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं y माइनस के 5 का y माइनस के 5 अपॉन में 1। ये दे रखा है 6 माइनस के z चाहिए z माइनस के 6, तो माइनस के कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा z माइनस के 6 अपॉन में 5। इसको थोड़ा और इसी फॉर्म में लिख लेते हैं तो x माइनस के 1 आ जाएगा अपॉन में ये 3p अपॉन में पहुँचेंगे तो 3p अपॉन माइनस के 7 आ जाएगा। इसी तरह से y माइनस के 5 अपॉन 1 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएंगे z माइनस के 6 अपॉन माइनस के 5। ये होगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस तरह से हमने दोनों रेखाओं को इनके मानक रूप में लिख लिया। अब हमसे बोला गया है कि रेखाएं परस्पर लंब हैं, तो लंब की कंडीशन हमने पढ़ी है। लंब की कंडीशन क्या होती है, लंब के लिए कंडीशन होती है a1 a2 प्लस के b1 b2 प्लस के c1 c2 बराबर 0। अब रेखा 1 और रेखा 2 की तुलना कर देंगे और हमें a1 a2 के मान मिल जाएंगे। तो रेखा 1 व 2 की तुलना क्रमशः x माइनस के x1 अपॉन a1 y माइनस के y1 अपॉन b1 z माइनस के z1 अपॉन c1 तथा x माइनस के x1 अपॉन a2 y माइनस के y1 अपॉन b2 और z माइनस के z, यहाँ भी 2 कर लो, x2 y2 और z2 माइनस के c2 से करने पर इससे इसकी तुलना कर लें। जब इससे इसकी तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ से a1 का मान कितना आ जाएगा, पहली रेखा को देखते हैं तो जो अपॉन में होगा वो a1 का मान है, तो a1 का मान आ गया 3p और a2 का मान कितना आ जाएगा, a2 का मान हो जाएगा यहाँ से पहले देखा हम इसका मान तो कितना है 3 है और a2 का मान यहाँ से देखेंगे, पहले b1 का लिख लेते हैं, b1 का कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा b1 का 2p अपॉन 7, यहाँ से 2p अपॉन 7 और ये माइनस के 3 है, इससे तुलना करनी है हमें। और यहाँ से c1 का मान आ जाएगा 2, c1 का मान कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब इस पर तुलना करेंगे, a2 का मान कितना होगा, ये 3p अपॉन में माइनस के 7, b2 का मान आ जाएगा 1 और c2 का मान आ जाएगा माइनस के 5। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान आ गए। अब कंडीशन लगा देंगे प्रश्नानुसार, ये कंडीशन दे रखी है प्रश्न में, तो कंडीशन दे रखी है कि लंबवत हैं, तो लंबवत के लिए क्या कंडीशन होती है, लंबवत के लिए कंडीशन होती है, इस कंडीशन को लगाना है। तो a1 का मान कितना है माइनस के 3, इनटू में a1 का मान माइनस के 3 और इनटू में a2 का मान, a2 का मान है 3p अपॉन माइनस के 7 प्लस के b1 का मान है 2p अपॉन 7 और b2 का मान है 1 प्लस के c1 का मान है 2 और c2 का मान है माइनस के 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस से तो माइनस काट दो, 3 3 या 9p अपॉन 7 हो गया प्लस के 2p अपॉन 7 हो गया और माइनस के 10 आ गए स्क्वायर में 0। एलसीएम ले लेते हैं 7 एलसीएम लेंगे तो ये तो 9p, ये हो जाएगा 2p,
ये हो जाएंगे 70/7 इक्वल टू 0। ये पहुंच जाएगा वहाँ 0 में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 और 2 11p हो जाएंगे। बराबर में इस 0 में पहुँचा, 70 उधर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी 70/11। ये आंसर आ जाएगा, p का मान निकल आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आसान क्वेश्चन था, हमें केवल कंडीशन ध्यान रखनी थी। अगर इसी में ये कह देता कि एक दूसरे के लंबवत हैं, तो लंबवत के लिए हमें अलग कंडीशन लगानी पड़ती। तो लंबवत के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर ये कह देता समांतर है, तो समांतर के लिए क्या लगाना पड़ता, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तब उसके लिए देखते। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 का गा वाला पार्ट हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्या क्वेश्चन है, 4 का अब घा वाला पार्ट देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए दे रखा है sin² माइनस के cos², इतना हमें ये दे रखा है और इसको हमें अब सॉल्व करना है तो आसानी, लेकिन अगर हमें इसकी जो करने का तरीका समझ में आ गया तो बहुत आसान है, वरना बहुत कठिन है। तो देखिए क्या दे रखा है sin² माइनस के cos² sin² इंटू cos²। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो i बराबर मान लेते हैं, उसके बाद इसको सेपरेट करना पड़ेगा अलग अलग, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। जब सेपरेट करेंगे इसको तो ये तो हो जाएगा sin² अपॉन में sin² इंटू cos² माइनस के cos² अपॉन में sin² cos² और dx का dx, इसका इंटीग्रेशन अब हमें करना है। तो देखिए ये तो यहाँ से sin² cos² दे दिया हमें, कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है 1/, में ये पूरी संख्या लिख दी जाती है, तो उसको भी हमें यहाँ 1 को फिर sin² थीटा प्लस cos² थीटा वाले फॉर्मूले से रखकर तब सॉल्व करना होता है। तो साइन से साइन कट जाएंगे, कॉस से कॉस कट गए, तो यहाँ से क्या आ गया i इक्वल टू cos² बचा है, तो cos² को जब ऊपर लेके जाएंगे sec² हो जाएगा, और माइनस के साइन बचा है, साइन को जब ऊपर लेके जाएंगे तो cosec² हो जाएगा। ये हमारा बन गया। इसका अब इंटीग्रल करना है, तो अलग अलग लिख लेते हैं। इसे लिख सकते हैं sec² dx, माइनस के इसको लिख सकते हैं cosec² dx। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो sec² किसका होता है, sec² का होता है इंटीग्रेशन tan x होता है, और cosec² किसका होता है, cosec² को भी आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है। तो cosec² किसका होता है, कॉट का होता है, माइनस का माइनस, और माइनस के कॉट का होता है कॉट x का, प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो tan x का तो tan x आ जाएगा, प्लस के माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस कॉट x हो जाएगा, और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये इसका आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का यानी घा वाला पार्ट है, जो कि 2 नंबर पूछा गया था। अब क्वेश्चन शुरू होते हैं 5 नंबर वाले। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर पूछा गया है कि 0 से पाई x sin x 1 प्लस के cos² dx का मान ज्ञात करना है। तो वैसे तो अगर यहाँ पे लिमिट दे रखी है, अगर ये पाई ना होता, x ना दे रखा होता, तो सीधे सीधे cos x बराबर t मान लेते, तो ऊपर हमें साइन मिल जाता और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ जब x आ गया है, तो x आने से क्या होगा, अब इसको थोड़ा प्रॉपर्टी वगैरह का यूज़ करके करेंगे। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले तो i इक्वल टू मान लेते हैं 0 से पाई x sin x, यानी पहले हमें यहाँ x को हटाना है, और 1 प्लस के cos² dx, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी 4 यूज़ करनी है। तो यहाँ लिखेंगे प्रगुण 0 से पाई fx इस dx इक्वल टू 0 से पाई f पाई माइनस के x dx से। ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज़ करनी है, पाई माइनस x dx से। तो जब इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसमें ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो देखिए क्या होगा इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने पर। तो यहाँ से तो 0 से पाई का तो पाई रहेगा, x यहाँ पे लग जाएगा पाई माइनस के x, जहाँ जहाँ x होता है इस प्रॉपर्टी से वहाँ पाई माइनस के x लग दिया जाता है। साइन का साइन पाई माइनस के x अपॉन में 1 प्लस के cos² ऑफ पाई माइनस के x, ये हो जाएगा dx। अब इसको आगे और सॉल्व करना है।
तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो 0 से पाई का तो 0 से पाई, पाई माइनस एक्स का पाई माइनस के एक्स रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 में चेंज तो होता नहीं है, साइन का साइन रहेगा, 180 माइनस थीटा है तो इसका मतलब क्या है, 180 माइनस थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है तो साइन का साइन एक्स रहेगा, और 1 का 1 आ जाएगा, और प्लस के कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स है तो कॉस का कॉस रहेगा क्योंकि 180 है, लेकिन सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, इस वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एक्स कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है तो कॉस एक्स हो जाएगा। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। तो आई इक्वल टू की वैल्यू ये आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, तो फर्स्ट प्लस के सेकंड, तो ये तो जाएगा आई प्लस के आई इक्वल टू 0 से पाई, यहाँ तो है फर्स्ट इक्वेशन में एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह से यहाँ क्या है, पाई माइनस के एक्स साइन एक्स, लिमिट दोनों में सेम है उसको एक में लिख लिया, और ये कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से जा जाएगा डी एक्स। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा कॉमन, 0 से पाई, और यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, कॉमन नहीं एलसीएम ले लेते हैं, या कॉमन एक ही बात है, एक्स प्लस के एक्स साइन एक्स आ जाएगा प्लस के पाई माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, इसका अंदर गुणा होगा तो अंदर गुणा करने पर यहाँ तो कितना आ जाएगा, पाई साइन एक्स आ जाएगा, तो पाई साइन एक्स लिख लेते हैं, और यहाँ आ जाएगा एक्स साइन एक्स आ जाएगा और डी एक्स। तो यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ, एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स कट गए, पाई साइन एक्स बचा है। अब पाई साइन एक्स को, आप पाई को तो बाहर ले लेते हैं, पाई बाहर आ जाएगा 0 से पाई, और ऊपर बचा हमारे पास साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ से इतना बचा। अब यहाँ से थोड़ा आसान हो गया, अगर इसको कॉस एक्स को अगर टी मान लें तो कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, डी एक्स बराबर डी टी, लिमिट चेंज करनी पड़ेंगी। जब लिमिट देखते हैं, यहाँ से लिमिट चेंज करें, जब लिमिट के लिए क्या करें, कॉस एक्स बराबर टी दे रखा है, अब जब कॉस की वैल्यू 0 है मतलब एक्स का मान 0 है, जब एक्स का मान 0 है तो टी का मान भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1। अब रखना है कॉस 90, तो कॉस 90 का मान कितना होगा, जब यहाँ रखा जाएगा एक्स बराबर रखा जाएगा पाई यानी 180 रखा जाएगा, तो कॉस 180 हो गई, तो कॉस 180 का मान निकालेंगे, कॉस 180 इसको ले सकते हैं कॉस 90 प्लस के 90, तो 90 प्लस 90 में चेंज हो जाता है, कॉस पहुँचेगा सेकंड वाले में पहुँचेगा पहली बात तो, और कॉस का हो जाएगा साइन 90 और नेगेटिव में होगा, तो इसका मतलब कितना है, टी का मान कितना जाएगा माइनस के 1, ये वैल्यू निकलेगी, तो माइनस के 1 आएगा। इस तरह से इसकी वैल्यू निकलेंगी। तो लिमिट हमारी अब क्या हो जाएगी, लिमिट हमारी हो जाएगी यहाँ से -1 से 1 से -1। तो यहाँ से देखिए 2i का तो 2i पाई, लिमिट हो गई 1 से कॉस एक्स यानी 0 रखा है तो 1 आया है, और इस पर माइनस के 1, साइन एक्स ये माइनस में आया है तो इसको लिख सकते हैं माइनस के साइन एक्स डी एक्स की जगह पर ये माइनस के डी टी आ जाएंगे, अपॉन में 1 प्लस की इस जगह पर आ जाएगा टी स्क्वायर, इस जगह पर टी स्क्वायर माना तो टी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रल कर देते हैं टी के सापेक्ष, तो 2i का तो 2i पाई बाहर रहेगा, 1/1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया tan इनवर्स का फॉर्मूला, तो tan इनवर्स टी आ जाएगा, और लिमिट आ जाएगी 1 से माइनस के 1। चाहो तो यहाँ प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते थे, प्रॉपर्टी यूज़ करते तो क्या होता, ये जब लिमिट -1 से +1 के बीच में हो तो उसको चेंज कर सकते हैं, और जो माइनस था वो बाहर आ जाएगा। अब इसको अब हमें कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व करना है, तो tan इनवर्स के रूप में आ गया। अब यहाँ मान लगाते हैं, और मान लगाने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कितना निकल के आएगा यहाँ से, तो 2i का तो 2i रहा, माइनस पाई का माइनस के पाई, सबसे पहले लिमिट रखनी है, अपर लिमिट रख देते हैं तो -1 और माइनस के tan इनवर्स यहाँ 1 आ जाएगा। अब 2i का तो 2i का 2i रहेगा, और बराबर माइनस के पाई का माइनस के पाई। अब tan में वैल्यू देखते हैं माइनस में किसकी वैल्यू होती है, तो tan माइनस दे रखा है तो tan माइनस के लिए क्या करते हैं, tan जब माइनस में दे रखा होता है तो जब हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसका यूज़ करेंगे। तो जब इसको
टेन इनवर्स माइनस में दे रखा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस आ जाएंगे और इसको ले सकते हैं टेन इनवर्स 1 ले सकते हैं, और ये भी क्या आ जाएगा माइनस के टेन इनवर्स 1 ऐसे ले सकते हैं। अब दोनों माइनस माइनस के हो गए तो इसको क्या ले सकते हैं 2i, और माइनस के पाई तो ये हो जाएंगे माइनस के 2 टेन इनवर्स 1। तो यहाँ से 2i का 2i हो गया, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, 2 पाई बाहर ले लेते हैं, और टेन इनवर्स 1 का मतलब कितना हो गया π/4। तो यहाँ ले सकते हैं π/4। 1 लिखा हुआ है तो किस में वैल्यू होगी 45 की वैल्यू होगी 10 में, और 10 45 ले सकते हैं π/4। तो यहाँ से इतना सॉल्व हुआ। अब इस 2 से 2 कट गया तो i का जो मान था वो कितना आ गया, i का मान आ गया π²/4, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 में का हो गया, 5 में का खा देखते हैं। 5 में का खा क्या क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए 5 में का खा एक आपयुक्त से सवाल पूछा गया था। ये भी 5 नंबर में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में आया था, आपयुक्त से था। तो देखिए क्या सवाल था आपयुक्त से पूछा गया था, यदि x y z विभिन्न हो, यानी अलग अलग हो, x y z विभिन्न हो तथा x स्क्वायर 1 + x³ ये हो तो दर्शाइए, यानी सिद्ध करना था कि 1 + x y z बराबर 0 होता है। ये हमको प्रूफ करके दिखाना था। तो इसको हमें प्रूफ करके लेके आना है। अगर x y z अलग अलग कोई नंबर्स हैं कुछ भी हों तो दर्शाइए कि 1 + x y z बराबर 0 होता है। तो इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि जो दे रखा है वो क्या है, a का मान है। तो a बराबर हमें दे रखा है x y z, ये दे रखा है x² y² z², और ये दे रखा है 1 + के x³ 1 + के y³ और 1 + के z³। ये हमें इतना साइनिक की वैल्यू हमें दे रखी है, प्रूफ करके ये लेके आना है। तो यहाँ से देखिए अब सबसे पहले हम क्या करें, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइनिक की कि अगर 2 साइनिक ऐसे लिखे हों 1 + के 2 1 + के 3 1 + के 4 और 2 1 1, तो ऐसे सारणिक को क्या कर सकते थे, ऐसे सारणिकों को अलग अलग हम लिख सकते थे। कैसे अलग अलग, एक बार इसके साथ पूरा सारणिक, एक बार इसके साथ पूरा सारणिक। तो यही इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो इसको क्या ले सकते हैं, x y z x² y² z² 1 1 1। पहले में तो ऐसे लिख सकते हैं, अलग कर लिया, और एक बार तो इसके साथ लिख लिया। अब इसको अलग कर लेते हैं, दूसरे के साथ x³ पहले x लिखेंगे x y z, फिर x² y² और z², फिर आ जाएगा यहाँ से x³ y³ और z³। इसको हमने दोनों को अलग अलग लिख लिया, सारणिक और आपयुक्त में दे रखे थे उनको अलग अलग करके लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसके बाद हमें कॉमन लेना है, सेम बनाना है। तो ऊपर देखिए यहाँ तो आ रहा है x² और 1, यहाँ है x² और x³। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। तो इस वाले में से x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं r1 से x ओवेनिस्ट लेने पर r1 से x आ जाएगा, r1 से x और r2 से y तथा r3 से z ओवेनिस्ट लेने पर। तो यहाँ से ओवेनिस्ट ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो पहले इसमें तो यही रखना है, इसमें तो कोई कॉमन है नहीं, x y z, यहाँ से x² y² z² ये 1 और ये 1 और ये 1। अब यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ x कॉमन इस वाले से y कॉमन, इस वाले से z कॉमन। तो यहाँ तो बचेगा 1 1 1। यहाँ आ गया x y और z, यहाँ कॉमन क्या x² y² और z² बराबर चल रहा है 0, हमें दे रखा है बराबर 0 के, तो बराबर 0 ही चलता रहेगा। अब यहाँ से सॉल्व तो जो सेम है, लेकिन क्या है इसके जो लोअर कॉलम्स हैं थोड़े अलग अलग आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ x y z है, यहाँ भी x y z लेके आएँ, तो इसमें इंटरचेंज कर देते हैं। तो इस वाले
रो इस वाले में डिटरमिनेंट में, इस वाले सारणिक में इंटरचेंज करते हैं। क्या इंटरचेंज करें, इसमें R1 को या ऐसा कहें C1 को, C1 इंटरचेंज कर लें किससे, C1 इंटरचेंज C2 कर लेते हैं, C1 इंटरचेंज C2 कर लेते हैं। तो जब इंटरचेंज करेंगे आपस में, इसको ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ से तो x बाई जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1, ये भी 1 ये भी 1, और प्लस के एक्स बाई जेड का एक्स बाई जेड। जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो x पहले आ जाएगा, y आ जाएगा और z आ जाएगा। ये पहुँचेगा 1 1 और 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आ जाएंगे इक्वल में 0। हमने पढ़ा है जब हम रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो उसके साथ क्या लग जाता है, माइनस और आ जाता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, -1 और लगाना पड़ेगा। एक बार इंटरचेंज किया है तो -1 की पावर 1, दो बार करते तो -1 की पावर 2 आ जाता। तो इसमें इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ तो x आ गया, लेकिन यहाँ चाहिए हमें एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो एक बार फिर इंटरचेंज कर लेते हैं। तो अब C2 को इंटरचेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज C3, यानी C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। जब C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो x बाई जेड आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा 1 1 1, ये आ जाएंगे इतना, और यहाँ से प्लस के x बाई जेड आ जाएगा। फिर दोबारा से इंटरचेंज किया है हमने तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1 आएगा दोबारा से, यानी ये तो पहले माइनस हो गया, यहाँ तो माइनस का जाएगा। दोबारा इंटरचेंज किया है तो फिर -1 की पावर 1 आएगा, और यहाँ से अब हो जाएगा जी x बाई जेड, इसी जगह पे जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ 1 और 1 आ जाएंगे। अब इस तरह से क्या हुआ इनसे, या इससे क्या फ़ायदा हुआ है, दोनों सेम सेम बन गए। इसमें दोनों को वेनिस्ट ले लेते हैं, एक्स बाई जेड पूरे को, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को, यहाँ 1 और 1, इस पूरे को वेनिस्ट ले लिया। तो यहाँ तो कितना बचा, पूरे की जगह पर 1 आ गया, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस के हो गई, और एक्स बाई जेड आ गई इक्वल में 0, ये निकल के आया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। ये इसको सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आ गया है। अब दूसरा पेज ले लेते हैं एक, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो यहाँ 1 1 है तो इसको 0 बना लेते हैं। तो 0 कैसे बनेगा, इसमें से इसे घटा लेते हैं, तो R1 में चेंज करते हैं, और R1 माइनस के R2 ऑपरेशन लगा, R1 माइनस के R2 ऑपरेशन लगा लेते हैं, और एक R3 में चेंज करते हैं, और R3 में क्या लगा लेते हैं ऑपरेशन, R3 माइनस के R1। दोनों को R1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं R2 से, यानी R1 को इसमें से घटा दिया है, और R1 को R3 को घटा दिया है R1 से। तो ये तो पहले 0 हो गया। अब ऐसा करते हैं, R2 लेते हैं और R2 को घटा देते हैं R3 से, ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ से जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिए यहाँ से R1 में से R2 घटाना है तो x में से y घटाएंगे, और रो ऑपरेशन लगाया है तो x माइनस के y आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर आ जाएंगे, और एक में से गया तो 0, इसमें से घटा देंगे। अब R2 में लगाना है तो बाई में से जेड घट जाएगा, बाई माइनस के जेड आ जाएंगे, बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, ये जेड हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर और ये 1, इतना निकल के यहाँ से आएगा। साथ में क्या चल रहा है, बराबर 1 प्लस एक्स बाई जेड, ये चल रहा है इक्वल में 0, इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस के एक्स बाई जेड। अब यहाँ से अब देखो ये इस वाले कॉलम के सापेक्ष प्रसार करते हैं, तो ये तो खत्म हो जाएंगे, दोनों 0 हैं, केवल 1 बचेगा। तो 1 के सापेक्ष करेंगे तो ये आएगा और ये आएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा सारणिक में, x माइनस के वाई, बाई माइनस के जेड, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, और बाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर बराबर 0। जब 2 0 बन जाए तो इसको ऐसे तरह सॉल्व कीजिए, पहले कॉमन लीजिए अधिक से अधिक, तब उसका प्रसार कीजिए, जिससे कि आसानी से क्वेश्चन हो जाए। इसके फैक्टर कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई का एक्स माइनस के वाई, इसको मतलब लिख सकते हैं एक्स माइनस के वाई, सॉरी एक्स प्लस के वाई और एक्स माइनस के वाई। इसको बाई माइनस जेड का बाई माइनस के जेड, इसको लिख सकते हैं बाई प्लस के जेड और बाई माइनस के जेड। अब जो कॉमन आए उनको कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस के एक्स बाई जेड, तो एक ब्रैकेट में
यहाँ से x माइनस के वाई कॉमन आ जाएंगे और इस वाले से y माइनस के जेड कॉमन आ जाएंगे। तो यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा x प्लस के वाई और यहाँ बचेगा y प्लस के जेड। अब इसको खोल देते हैं साइड को। तो 1 इक्वल में 0 चल रहा है, उसको तो लिखना ही पड़ेगा x इंटू वाई इंटू जेड प्लस के साथ x माइनस के वाई y माइनस के जेड। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस के जेड और माइनस के x माइनस के y इक्वल टू 0। तो यहाँ y से तो y घट गया, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस के एक्स वाई जेड, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस के y माइनस के जेड और z माइनस के x। हमें केवल क्या प्रूफ करना है, हमें दिखाना है 1 प्लस के, ये प्रूफ हो जाएगा। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं।